और वॉर जोन के सबसे संवेदनशील सेंटर पर टीवी9। आपको बता दें ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट में पहुंचने वाला है टीवी9 और थोड़ी देर में ज़ेपोरिज़िया प्लांट की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। आपको बता दें पहली बार टीवी9 रिपोर्टर प्लांट के अंदर पहुंचे हैं और न्यूक्लियर प्लांट के अंदर की भी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। सहयोगी मनीष झा न्यूक्लियर प्लांट पहुंचने ही वाले हैं। अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट आज के युद्ध के इस माहौल में जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन के बीच भी बातचीत होती है तो इसको लेकर वार्ता होती है और आने वाले वक्त में युद्ध की दशा और दिशा में यही न्यूक्लियर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कितना महत्वपूर्ण है, इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। यही वजह है कि पहली बार कैमरे पर अब आप न्यूक्लियर प्लांट की वो हकीकत देखेंगे जो मेरे सहयोगी मनीष झा हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष झा इस वॉर फ्रंट पर उन तमाम फैक्टर्स के लिहाज से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, बताते हुए कि आखिर किस तरीके से युद्ध के इस हालात के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत में मुख्य तौर पर एजेंडा होगा क्या। अब ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट महाविनाश का खतरा आज के इस हालात में जिस तरीके से ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बना हुआ है उसके बारे में पहले आपके सामने इंफॉर्मेशन रख रही हूं, क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं। हर एक की क्षमता 1000 मेगावाट है। यूक्रेन के एनोहोदर शहर के पास ये प्लांट मौजूद है और मार्च 2022 से प्लांट पर रूसी सेना का जिस तरीके से कंट्रोल है, युद्ध के इस हालात के बीच में होती बातचीत में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के आसपास सैन्य गतिविधियों से जिस तरीके से चिंता बढ़ती रहती है वो इसलिए क्योंकि कई बार इस युद्ध भूमि में ये प्लांट भी चपेट में आया है, यानी इसके ऊपर भी अटैक हुआ है। यही वजह है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट दुनिया में जिस तरीके से एटमी इमरजेंसी बना हुआ है, प्लांट पर यूक्रेन ड्रोन हमले करता आया है। प्लांट के 6 रिएक्टर्स में से एक के मेन कंटेनमेंट स्ट्रक्चर पर 6 डायरेक्ट हमले हो चुके हैं और हमलों से परमाणु दुर्घटना का जिस तरीके से खतरा बढ़ जाता है उस लिहाज से लगातार हमने एक्सपर्ट से चर्चा की है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसीज भी कई बार जिस तरीके से इसको लेकर चिंता जता चुकी हैं। प्लांट पर गंभीर हमला हुआ तो बड़ी तबाही संभव है। अब इस बीच आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा इसी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, यहां तक कि अंदर की तस्वीरें भी वो आपको दिखाएंगे। इस बीच मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर डिफेंस एनालिसिस के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्थाना सर, ज़ेपोरिज़िया की इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ पूरे यूरोप पर मंडराते उस खतरे के लिहाज से भी मैं बात कर रही हूं, क्योंकि इसी युद्ध भूमि में ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक को टारगेट किया गया। कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, ये न्यूक्लियर प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप के अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है ये, और एनर्जी ना सिर्फ यूक्रेन को सप्लाई करता था, ये यूरोप को भी एनर्जी सप्लाई करता था। दूसरी चीज ये है कि ये न्यूक्लियर प्लांट की जो पोजीशन है, मोस्टली वॉर के टाइम में प्लांट है रूस के पास और जो टाउन है वो है यूक्रेन के पास। तो इसमें दोनों ही साइड इसके ऊपर ये काफी एक तरीके से सेंसिटिव हो गया है और यूक्रेन बोलता रहा है कि जी रूस इसके ऊपर हमला कर रहा है। रूस तो खुद वहां बैठा हुआ है तो हमला क्यों करेगा। और इसी बीच यूक्रेन ने भी इसको भड़काने के लिए कई बार वहां पर हमले किए हैं। हालांकि जो उसकी जो कंटेनर्स हैं और जो उसकी ऊपर की शील्ड है उसने उसको रोक लिया है और आईएईए ने हमेशा बताया कि नहीं अभी तक सेफ है अंदर की तरफ। लेकिन आशंका तो है कि अगर इसके ऊपर कोई बड़ा हमला होता है तो उसके परिणाम बहुत ही भीषण हो सकते हैं। तो इसलिए ये प्लांट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एनर्जी ग्रिड के लिए भी यूरोप के, इसकी स्पेशली यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड के लिए तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लांट है ये जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, डिस्कशंस में भी, पीस डील्स में भी और एक तरीके से बार्गेनिंग चिप के तौर पर भी इस प्लांट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैंने कहा कि जब बातचीत होती है तो उसमें मुख्य तौर पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ही चर्चा संभव क्यों जताई जाती है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में जिस तरीके से भीषण जंग जारी रही है, रूस और यूक्रेन के बीच यहां पर बारूदी प्रहार को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं और यूक्रेन का ज़ेपोरिज़िया पर ड्रोन हमला, ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें। और यही वजह है कि आज के हालात के बीच में जिस तरीके से ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चर्चा की जा रही है, अगर ये तबाह हुआ तो होगा क्या।
उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर कब्जे को लेकर जो दावे किए गए, इस बारे में अभी तक हमने इंफॉर्मेशन रखी। लेकिन हवा, पानी और मिट्टी में रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ सकता है। हजारों वर्ग किलोमीटर इलाका जिस तरीके से प्रभावित हो सकता है, यूक्रेन और रूस के साथ साथ आपको बता दें पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया तक इसका असर जाएगा। लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं, हजारों की मौत की आशंका, यहां तक कि कैंसर का खतरा। 1986 के चेर्नोबिल हादसे से भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से काला सागर तक का पानी दूषित हो सकता है। और इस बीच ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरीके से हमले की खबरें सामने आती आई हैं, आपको बता दें कई बार ये आरोप खुद यूक्रेन के ऊपर लगे हैं कि किस तरीके से उसने खुद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया है। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग जिस तरीके से विध्वंसक होती जा रही है, दोनों तरफ से भीषण हमलों को लेकर खबरें हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कल शाम को ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी में तबाही मचा दी। यूक्रेन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि युद्ध विराम पर वो पुतिन की शर्तों को नहीं मानेंगे, ना तो वो कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देगा और ना ही नेटो सदस्यता के लिए कोशिश छोड़ेगा। ऐसे में युद्ध विराम की कम और महाविध्वंस की ज्यादा आशंका नजर आ रही है। यही वजह है कि बड़ी खबर, एक तरफ जहां बातचीत, वहीं दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरी पर हमला। तो ये यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्रास्नोडार में कुबान ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होगी तो युद्ध विराम को देखते हुए बड़े फैसले हो सकते हैं कि शायद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट ना किया जाए। लेकिन उसी बातचीत के दौरान रूस की ऑयल रिफाइनरी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसकी ये तस्वीर सामने आई है क्रास्नोडार से। कुबान ऑयल रिफाइनरी पर अटैक के बाद लगी आग की ये तस्वीर। रूस की एक और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर से हमलों को तेज कर दिया है। और ये फिलहाल रूस की एक और ऑयल रिफाइनरी जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में टारगेट पर आई है, उसके बाद की ये तस्वीर। इस बीच रूस के क्रोप्टोटिकिन शहर पर भी हमला हुआ है और ये ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से अचानक जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उसमें साफ है कि किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को ये टारगेट कर रहा है। एक तरफ ट्रंप पुतिन की बातचीत, वहीं दूसरी तरफ ये अटैक। रूस में एक और ऑयल रिफाइनरी पर हमला। क्रास्नोदार में ही ऑयल रिफाइनरी पर यह ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग की यह तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगी आग और तबाही। एक तरफ ट्रंप पुतिन की चर्चा, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे ये अटैक। साफ है कि यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ये ड्रोन अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रास्नोडार में भी कीव की तरफ से हमले हुए हैं। कुबान ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल अस्थाना सर यही है कि आखिर किस तरीके से युद्ध विराम पर सहमति के बाद हमले क्यों हो रहे हैं? ट्रंप और पुतिन की चर्चा के बाद ड्रोन अटैक क्यों अंजाम दिए गए? और क्या यूक्रेन युद्ध विराम के ही खिलाफ है? इस बारे में आपसे करूं सवाल, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि रूस ने भी अब यूक्रेन पर जिस तरीके से पलटवार किया है, वॉर जोन में ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर देखिए। हालांकि यूक्रेनी सेना पर रूस के प्रहार की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। रूसी वायु सेना ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी को अंजाम दिया, हमले में यूक्रेन के कई टैंक्स तबाह करने का दावा किया गया। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एमएलआरएस से प्रहार किया है। नॉर्दर्न सेक्टर पर विध्वंसक अटैक ये बताया जा रहा है।
अस्थाना सर, सवाल इन तस्वीरों के साथ आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि युद्ध विराम पर सहमति के बाद भी हमले क्यों, और जिस तरीके से एक तरफ दोनों के बीच बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अटैक्स को अंजाम दिया गया, खासकर रूस की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करते हुए। देखिए, ज़ेलेंस्की को अभी इस किस्म का युद्ध विराम सूट नहीं कर रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि युद्ध विराम हुआ, पीस की बातचीत हुई तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। यूरोप को ये युद्ध विराम सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप को ये लगता है कि सबसे पहले तो उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है, दरकिनार कर दिया है इस बातचीत के दौरान। और दूसरा, उनको ये लग रहा है कि बड़े आराम से अभी तक हमारी लड़ाई चल रही थी, जिसमें हमारे सोल्जर तो नहीं जा रहे थे, जो डेथ हो रही थी वो सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स की हो रही थी, वो मर रहे थे, तो हम लड़ाई लड़ रहे थे प्रॉक्सी वॉर, और उसमें यूक्रेन आगे बढ़ा हुआ था, और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जो है वो उसको बढ़ाए जा रहे थे आगे। तो वो उन्हें सूट कर रहा था कि अगर रूस कमजोर हो जाता है तो हमें, क्योंकि हमने अपनी सेनाएं इतने पिछले 50 साल से तैयार नहीं किए लड़ने के लिए, तो अगर रूस कमजोर हो जाता है तो हमारा थ्रेट कम हो जाता है। तो इसलिए वो लोग इस इंटरेस्ट में हैं, उनके इंटरेस्ट में ये है कि ये थोड़ा और चले और रूस थोड़ा और कमजोर हो, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ बता दिया और बिल्कुल मुंहफट तरीके से बता दिया कि हर चीज आपके हक में नहीं है, और अभी इस समय लड़ाई का रुख आपके हक में नहीं है, इसलिए आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये यूक्रेन और ये यूरोप और ज़ेलेंस्की, ये लोग चिढ़े हुए हैं कि भाई इनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा वार्ता में। इस मामले में मेरा अपना विश्लेषण ये है कि अमेरिका जानता है कि इन दोनों की पोजीशंस बहुत हार्ड है। अगर इनको नेगोशिएशन टेबल पे लाते हैं तो जीरो नेगोशिएशन होगा। इसका मतलब रशिया के साथ में बातचीत स्टार्ट ही नहीं होगी, बढ़ना तो दूर की बात है। क्योंकि अब जिस तरीके से एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है सर, मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आती हूँ अस्थाना सर आपके पास वापस, क्योंकि रूस के कुबान में भी ऑयल शिप पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, और ये यूक्रेनी हमले के बाद रूसी शिप में लगी आग की तस्वीर है। आपको बता दें, यहाँ पर पोर्ट पर खड़ी शिप को टारगेट किया गया। कैस्पियन सी पोर्ट ऑयल लेकर खड़ी थी यहाँ पर रूसी शिप, और ड्रोन हमले से शिप को कैसे भारी नुकसान पहुंचाया गया, हजारों लीटर तेल खाक। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के प्रोकोवस्की में ये रूस का भीषण हमला बताया जा रहा है। प्रोकोवस्की में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर अटैक हुआ। टोही ड्रोन से लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये हमले को अंजाम दिया गया। पिन पॉइंट हमले की ये एक और तस्वीर, जिसमें दावा ये कि यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के सुमी में रूस के ड्रोन हमले की भी तस्वीर सामने आई है। सुमी में हॉस्पिटल पर रूस का ये ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूसी हमले से हॉस्पिटल को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर। हॉस्पिटल की दीवार में दरारें आ गई, हॉस्पिटल की खिड़कियां, दरवाजे टूट गए, अंदर और बाहर की देर रात की ये वो तस्वीर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ 2.5 घंटे तक दोनों के बीच हो रही बातचीत, वहीं दूसरी तरफ लगातार हमलों को दिया जा रहा अंजाम। इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर अभी तक यूक्रेन ने रूस में कहां पर बम वर्षा की है। कुर्स्क वो जगह जहां पर 35 ड्रोन हमलों का लेकर खबर आई है, ओरियोल 13 ड्रोन हमले, वहीं आजोव में 7 ड्रोन हमलों को लेकर दावा किया जा रहा है, जबकि 3 ड्रोन हमले तुला में भी अंजाम दिए गए हैं। ब्रियांस्क भी टारगेट पर रहा, यहां पर 2 ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि किस तरीके से इन्हीं हमलों के बाद रूस और एग्रेसिव हो गया है, और रूस बॉर्डर के करीब F-16 फाइटर जेट के एक्शन को लेकर एक खबर आई है। ये सुमी के पास यूक्रेनी F-16 ने जो उड़ान भरी है, सुमी में काफी नीचे उड़ते नजर आए F-16 फाइटर जेट को लेकर यह खबर है। और इस बीच खबर है डोनेट्स्क के स्लोवियांस्क पर रूस की बमबारी को लेकर। रूस ने गाइडेड बॉम्ब से विध्वंसक हमले को कैसे अंजाम दिया, उसकी तस्वीर। केरेसो में बिजली संयंत्र पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दावा यह कि रूसी बमबारी में बिजली सब स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया।
एक तरफ जहां हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर थी पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली चर्चा पर। इस बारे में क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पुतिन से चर्चा पर ट्रंप की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया जान लीजिए। बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव रही। बुनियादी ढांचे पर युद्ध विराम पर सहमति और पूर्ण युद्ध विराम के लिए भी तेजी से काम करेंगे। हालांकि जंग में हजारों सैनिकों की जान जिस तरीके से जा रही है उसका भी एक बार फिर से जिक्र किया गया और कहा कि मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। लेकिन इस बीच सवाल अस्थाना सर यही बने हुए हैं, ज़ेलेंस्की से ट्रंप कब बात करेंगे, क्योंकि बातचीत से पहले यूक्रेन ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, बड़ा सवाल यही कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, वो भी उस दौरान जब बातचीत हो रही है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में पुतिन के पलटवार को लेकर भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पुतिन और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। सवाल अस्थाना सर उसी लिहाज से जो बात आपने कही कि आखिर ज़ेलेंस्की से कब ट्रंप बात करेंगे, क्योंकि उन्हें तो किसी तरीके से बातचीत में शामिल नहीं किया जा रहा। इसको लेकर आपसे जवाब लूं उससे पहले, पुतिन से कब किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे लंबी बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए जहां 19 मार्च 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच 2.5 घंटे की ये बातचीत हुई है, उसके बारे में एक एक डिटेल जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं इससे पहले 1 फरवरी 2025 जब ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और ऐसे में यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के साथ साथ ईरान जिस तरीके से इस बातचीत में मुख्य तौर पर मुद्दे रहे, उसके बारे में भी हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दी। 10 अप्रैल 2021 बाइडेन और पुतिन की 1 घंटा 25 मिनट तक जिस तरीके से बातचीत हुई, मंथन हुआ, उसमें यूएस और रूस रिश्ते और यूक्रेन पर फोकस रहा। वहीं 28 जून 2019 जब ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटा 20 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें हथियार, सीरिया, यूक्रेन के साथ साथ G20 मुख्य तौर पर मुद्दा रहा था। वहीं 23 जुलाई 2020 ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटा 20 मिनट तक मंथन हुआ, कोरोना और सीरिया और हथियारों को लेकर इस दौरान बातचीत हुई थी। वहीं 2018 में 12 फरवरी की वो तारीख जब ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे तक बातचीत होती रही और इसमें इजरायल के साथ साथ फिलिस्तीन मुद्दा रहा। 2017 में भी 28 जनवरी को यह खबर थी कि ट्रंप और पुतिन के बीच 45 मिनट तक मंथन हुआ है, आतंक पर बात हुई थी। वहीं 1 मार्च 2014 ओबामा और पुतिन के बीच 1 घंटे 30 मिनट तक चर्चा, यूक्रेन और क्रीमिया पर चर्चा हुई थी। 29 अप्रैल 2013 जब ओबामा और पुतिन के बीच 1 घंटे की चर्चा हुई और आतंक और सोची ओलंपिक पर चर्चा हुई थी। वहीं 2001 3 अप्रैल की वो तारीख जब जॉर्ज बुश और पुतिन के बीच 1 घंटा 10 मिनट की बातचीत हुई और आर्म कंट्रोल को लेकर यह बातचीत थी। वहीं साल 2001 में 15 नवंबर की वो तारीख जब जॉर्ज बुश और पुतिन के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, आतंक और मिसाइल डिफेंस को लेकर चर्चा हुई थी। अस्थाना सर, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातचीत होती है। लेकिन आज के हालात में जो बाइडेन प्रशासन के बाद ट्रंप का युद्ध की तरफ ये रुख कहीं महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन तो नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं सर, क्योंकि बातचीत में नतीजों को देखते हुए, टेबल और डायलॉग और डिप्लोमेसी को देखते हुए शर्तों के लिहाज से बात हर बार अटक रही है। देखिए, बातचीत का मकसद तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसको सामरिक तौर पे देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मेन उनका जो कॉम्पिटिटर है वो है चीन, तो ये अगर लड़ाई बंद करें तभी चीन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जा सकता है। और इनके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा अभी यूक्रेन में जा रहे हैं। जितने हथियार बिकने थे बिक गए, लेकिन अब और ज्यादा उनको नुकसान ही हो रहा है और उनको ये भी लग रहा है कि मैंने इतना पैसा दे दिया, उस पैसे की को मैं वापसी कैसे करूं। तो मिनरल डील की भी इसी मुताबिक बात कर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि अगर हमारे रूस जो है, देखिए आप रिसोर्स रिच कंट्री है और प्रेसिडेंट ट्रंप का नजरिया थोड़ा अलग है। जब वो ये भी देखते हैं कि अगर हम रूस के साथ हमारी संबंध ठीक रहते हैं, रूस से वो उनका कहना है, कई बार बोलते हैं वो साफ साफ कि भाई रूस से मुझे तो कोई खतरा है नहीं, तो अगर मैं रूस के रिसोर्सेज से अगर अमेरिका को ग्रेट बना सकता हूं तो क्यों नहीं करना चाहिए। और जो मेरा मेन कंपटीटर है वो चाइना, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा अलग होना है और इसलिए वो जेन्युइनली एक तरीके से इस लड़ाई को बंद कराना चाहते हैं। अब इस लड़ाई को बंद कराने में जो ज़ेलेंस्की है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन दोनों की इतनी हार्ड लाइन है कि उनको साथ लेके ये बातचीत शुरू होने के चांस है नहीं, इसीलिए वो इस मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। अब जैसा आपने सवाल पूछा था डायरेक्ट मेरे से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की से कब बात करेंगे, मेरा अपना मानना है कि अभी एडवाइजर्स की बात होगी, उनके डिप्लोमेट्स की बात होगी। अभी वो डायरेक्ट इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की के रुख नजर आ रहे हैं और उसके रुख के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो हालांकि दबी हुई हालत में है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं दबी हुई हालत में हूं और वो अभी थोड़ा और इसको लड़ाई को बढ़ाना चाह रहा है। ना वो इलेक्शन चाह रहा है और वो ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ दिन और रहना है
यूक्रेन और ये के बात पॉइंट ऑफ इसलिए व्यू भी से। कही सर क्योंकि अभी भी अमेरिका की तरफ से मिल रहा इनपुट, अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद के बलबूते और साथ ही यूरोप का मिल रहा समर्थन ही जेलेंस्की को और मजबूत बना रहा है। ये बात इसलिए भी कह रही हूँ, राजधानी कीव पर रूस ने फिलहाल जिस तरीके से बारूदी प्रहार किए हैं लगातार आमने सामने की जंग को लेकर और हमलों को लेकर, एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर कीव के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले की है, जहां रूसी हमले में 9 बिल्डिंग्स पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्रोन हमले के बाद कई घरों में आग भी लगी। रेस्क्यू टीम ने घर में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला, ये देखिए। इस बीच यूक्रेनी बंकर पर रूस के ड्रोन हमले को लेकर भी खबर आई है और ये रूसी सेना का यूक्रेनी बंकर पर सीधा हमला बताया जा रहा है। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी बंकर में ब्लास्ट हुआ। बंकर में मौजूद कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। और ट्रंप और पुतिन की चर्चा के बाद जेलेंस्की की धमकी। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, कुर्स्क पर जेलेंस्की की पुतिन को चेतावनी। कुर्स्क से यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन जारी रहेंगे। तो एक तरफ जहां इन चर्चा के दौरान ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में जारी महाविध्वंस के बीच हो रही बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्स्क की अपनी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। रूस के आक्रामक रुख का जवाब जेलेंस्की कुर्स्क से देना चाहते हैं। यही वजह है क्योंकि जेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क में बड़े हमलों की तैयारी वो कर रहे हैं और कीव कुर्स्क को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन की कुर्स्क रणनीति का खुलासा भी जेलेंस्की ने कर दिया है और जेलेंस्की ने कहा कि सुमी में रूसी सैनिकों का जमावड़ा है, वो ज़ेपोरिज़िया, खार्किव में भी हमले की तैयारी कर रहा है। मॉस्को कीव पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। जहां देखिए कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की का इस बीच ये बयान भी सामने आया है। वहीं रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार जिस तरीके से जारी है, बड़ी खबर है। खार्किव में सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर यूक्रेनी सेना को यहां भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेनी नेवी ने मशीन गन से ये फायरिंग की है। स्वीडिश आर्मर्ड लैंडिंग क्राफ्ट से अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का दावा। पुतिन ने युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज किया। यूक्रेन पर 40 शाहे ड्रोन से हमला। जेलेंस्की ने कहा पुतिन युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद जेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को जेलेंस्की की ये चेतावनी, जहां रूस से हमला होगा तो जवाब देंगे, ऊर्जा ठिकानों पर हमले का जवाब देंगे, हमारी सैन्य ताकत कमजोर करने की कोशिश। अस्थाना सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। पहले जेलेंस्की की ये चेतावनी जिस तरीके से सामने आई है सुनिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पुतिन ने पूर्ण युद्ध विराम का प्रस्ताव खारिज किया। मॉस्को ने यूक्रेन पर 40 शाहिद ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब देंगे। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। पुतिन की कीव को कमजोर करने की ये साजिश है। स्थायी, न्यायपूर्ण और शांति प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से ये बात कही गई है उसमें शामिल करना चाहूंगी सर मैं कुर्स्क को भी, क्योंकि कुर्स्क को लेकर भी जेलेंस्की का एक बार फिर से ये बयान सामने आया। देखिए, कुर्स्क में अगर एग्जैक्ट सिचुएशन देखें तो कुर्स्क में 1000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन के पास था। उसमें से अभी सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास रह गया। ये तो ग्राउंड हालात है। हालांकि चाहे जेलेंस्की इसको कितना भी बढ़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन ये जो सैटेलाइट से जो ये इंफॉर्मेशन है पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये शेयर हो चुकी है। तो इस बारे में उनका अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर कोई बयान देना उससे का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, जहां तक न्यायपूर्ण संधि की बात है या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनका कहना जेलेंस्की का कि भाई मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन रूस इसको नहीं मानता है। तो अब इस बातचीत के बाद में दोष और प्रत्यादोष आपस में एक दूसरे को दोनों करते रहेंगे, क्योंकि अभी की हालत में यूक्रेन के सामने भी ये मसला है कि उन्होंने जो बचे हुए 50 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, उससे उन्होंने यूक्रेन को बाहर निकालना ही निकालना है और उससे पहले वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। जहां तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है वो मानने को तैयार थे, बशर्ते उन्होंने शर्त लगाई थी
कि अगर आप कोई भी नया उनको जो यूक्रेन को मदद नहीं मिलनी चाहिए और यूक्रेन इस 30 दिनों का इस्तेमाल अपने आप को और ज्यादा सशक्त करने के लिए ना करे। जी। तो ये जो मतलब एज इज वेयर इज वाली सिचुएशन में वो 30 दिन के लिए माने थे, ताकि जो सिविलियंस हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए एनर्जी के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि यूरोप और यूक्रेन चाहते हैं कि उनका उम्मीद थी कि ये 30 दिन हमें चाहिए यूक्रेन को बैलेंस बढ़ाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश के कर रहा था सर, उसमें वो सफल भी नजर आया है। यही वजह है कि रूस के बेलगरोद में भी यूक्रेन ने भीषण अटैक को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, यूक्रेनी सेना पर रूस का जवाबी हमला और रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को भी तबाह किया। वॉर जोन में तैनात कई हथियारों को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए तस्वीर। बेलगरोद में यूक्रेन के बड़े हमले की भी आगे तस्वीर आपके सामने होगी। फिलहाल वॉर जोन में कैसे हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। रूसी सेना पर आर्टिलरी से अटैक की अब एक और तस्वीर। यूक्रेन की बेलगरोद में घुसने की ये कोशिश, जहां रूसी ड्रोन का जवाबी प्रहार। हालांकि जेलेंस्की का ये मिशन बेलगरोद क्या फेल हो चुका है, क्योंकि बेलगरोद में अचानक यूक्रेन के हमले जिस तरीके से तेज हुए, आर्टिलरी और दूसरे हथियारों से ताबड़तोड़ अटैक को लेकर खबर आई, यूक्रेन ने बेलगरोद पर कब्जे की भी कोशिश की। रूसी फौज ने यूक्रेन पर भीषण ड्रोन प्रहार कर दिया और रूस की आर्मी ने यूक्रेन को बेलगरोद से खदेड़ दिया। दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यही किया जा रहा है। हालांकि बेलगरोद टारगेट पर क्यों था, यह भी जान लीजिए। आपको बता दें, सुमी, खार्किव, लुहांस्क सीमा पर है ये। रूस यहीं से यूक्रेन पर हमलों को अंजाम देता आया है और कब्जे से रूस को कमजोर करने का ही बेलगरोद को लेकर जेलेंस्की का ये प्लान था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, और अब उस फ्रंट का हम रुख कर रहे हैं जहां पर आईडीएफ के हमलों से गाजा किस तरीके से एक बार फिर से दहल गया है, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, खान यूनिस पर इजराइल जिस तरीके से भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। इजरायली वायुसेना ने बारूदी बौछार की है। गाजा पर इजरायल के जबरदस्त हमले की एक और तस्वीर अब आपके सामने। इजरायली हवाई हमलों ने यहां तबाही मचाए रखी है। आईडीएफ ने गाजा के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। इजरायल के हमले में कई लोगों की मौत की खबर। तो इजरायल जिस तरीके से इस फ्रंट पर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, गाजा की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से इजरायल ने अब चुन चुन कर कई इमारतों को टारगेट किया। रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल इंफॉर्मेशन, क्योंकि गाजा में इजरायल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया है और इजरायली वायुसेना ने जिस तरीके से बारूदी बौछार की है, उसकी लेटेस्ट तस्वीर है। गाजा के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इजरायल का हमास के 80 ठिकानों पर हमला, जहां हमलों में हमास के 4 सीनियर कमांडर्स की मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, आईडीएफ के हमले में हमास का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। हालांकि जिन लोकेशंस पर अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके मुताबिक हमाद, खान यूनिस और दक्षिणी गाजा में हमलों को अंजाम दिया गया है। अब गाजा पर इजरायल की भीषण एयर स्ट्राइक को लेकर इस बीच खबर यह भी आई है कि हमास के ठिकानों को इजरायल ने टारगेट तो किया है, आईडीएफ ने यहां 80 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है। तो गाजा में फिर ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल चलाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली सेना गाजा के कई क्षेत्रों पर हमलों को अंजाम दे रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से इस वक्त ट्रंप के आदेश के बाद ही इजरायल गाजा में हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर जो कहा था, वो शपथ लेते ही युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता रहे हैं आपको ट्रंप ने क्या क्या वादे किए थे, क्योंकि यहाँ देखिए, ट्रंप ने वादा किया था रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा। हुआ क्या? पुतिन से चर्चा के बाद भी युद्ध विराम नहीं हो सका है। उसमें दूसरा महत्वपूर्ण वादा गाजा में शांति को लेकर था। हुआ क्या? इजरायल ने सीजफायर तोड़कर हमले किए हैं। वहीं तीसरा वादा था ईरान पर हमला नहीं, लेकिन यमन पर हमले के बाद ईरान जिस तरीके से और ज्यादा भड़क गया है, कई बड़े सवाल हैं। क्या ट्रंप युद्ध को और भड़का रहे हैं? और अब खबर सुनीता विलियम्स की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। सुनीता ने दिखाया दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, सुनीता का अटूट दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरणा देगा।
आपको बता दें आज लगातार TV9 भारतवर्ष इस मेगा कवरेज में आपको इस सफल लैंडिंग की एक तस्वीर दिखाता रहा, जिसमें सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और कहा कि सुनीता ने दृढ़ता का सही अर्थ क्या है दिखा दिया। सुनीता का अटूट दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरणा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने पत्र में क्या लिखा है देखिए। सुनीता की घर वापसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बधाई दी है, उन्होंने खत में लिखा, सभी भारतीय आपकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। हाल की घटना ने आपकी प्रेरणादायक दृढ़ता को उजागर किया है। आप दूर होते हुए भी हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। हम भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए गर्व की बात कि वो अपनी प्रतिष्ठित बेटी की मेजबानी करे। इस बीच आपको बता दें, सुनीता विलियम्स को लोकसभा में भी बधाई दी गई है। अंतरिक्ष से वापसी पर सुनीता विलियम्स को दी गई बधाई। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, भारतीयों को चांद पर उतारने का प्लान, 2040 तक मिशन लॉन्च करेगा भारत। प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया। वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। और आपको दिखाते हैं सुनीता के ड्रैगन कैप्सूल के अंतरिक्ष से फ्लोरिडा में लैंडिंग से लेकर बाहर निकलने की कभी ना भूलने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 4:22 का वो वक्त जब व्हील चेयर पर सुनीता मुस्कुराती हुई नजर आई। उनके चेहरे पर मिशन की सफलता की खुशी भी साफ नजर आ रही है। उन्होंने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। 4:12 का वो समय जब धरती पर 9 महीने बाद सुनीता समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ड्रैगन कैप्सूल समंदर को छुआ। 4:10 का वो वक्त जब कैप्सूल का वैज्ञानिकों ने दरवाजा खोला और उसके बाद दुनिया को चारों एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर उतरने की पहली झलक दिखी। 3:32 का वक्त किस तरीके से कैप्सूल के पानी में उतरते ही नाव के जरिए रेस्क्यू हुआ। और इससे पहले आपके सामने तस्वीर है 3:28 की स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग की। ठीक उससे पहले नासा ने जो समय तय किया था वो समय था 3:25 जब अंतरिक्ष से एक कर पैराशूट खुला और कुल 4 मुख्य पैराशूट्स खुले। तस्वीरें अद्भुत थी, दुनिया को रोमांचित करने वाली थी। देखते हैं नासा ने अपने और स्पेसएक्स के संयुक्त मिशन की सफलता को लेकर क्या कहा। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रही। सवाल है कि पिछले 9 महीनों में उनकी बॉडी में क्या बदलाव हुए। उन्हें आने वाले समय में धरती पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षित वापसी की तस्वीर तो आप देख चुके हैं। आगे चुनौतियों की बात करें तो स्पेस एनीमिया का डर, 50% आरबीसी नष्ट हुए होंगे और शरीर में खून की कमी भी संभव है। हालांकि कमजोर मांसपेशियों को भी मॉनिटर किया जाएगा, हड्डियों में कैल्शियम की कमी को मॉनिटर किया जाएगा। कमजोरी और थकान भी उन्हें महसूस हो सकती हैं। कम दिखाई देना, साथ ही उल्टी और जी मचलना के साथ साथ खड़े होने में दिक्कत को भी आगे एनालाइज किया जाएगा। चलने में हो रही समस्या को भी ठीक किया जाएगा और साथ ही हाइपरटेंशन का डर, इसके साथ ही बोन डेंसिटी लॉस को देखते हुए भी उन्हें लगातार उनकी कंडीशन को, उनकी बॉडी मैकेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाएगा।